दोस्तों आप देख रहे हैं जीनियस मेकर और मैं यहां पर उपस्थित हूं एक प्यारा सा वीडियो लेकर। दोस्तों कई लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करते रहते हैं कि सर एक जमीन है उसे 2 बार बेच दिया गया, यानी कि 2 बार उसका रजिस्ट्री हो चुका है, यानी केवाला हो चुका है, अब हम क्या करें, हम फंस गए हैं या हम फंसा दिए हैं। इस तरह के कमेंट आते हैं। तो दोस्तों इसी का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। सारी चीजों पर बात करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो है 2 बार एक जमीन को बेच देता है, कैसे वो नहीं बेच पाएगा, कैसे खरीदने वाला व्यक्ति जो है गलती कर बैठता है, आदि आदि। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और हाँ भाई, आप जीवन में कभी जमीन खरीदेंगे, बेचेंगे, या खरीदने जा रहे होंगे या बेचने जा रहे होंगे, या फिर खरीदे होंगे बेचे होंगे, जो भी चीजें हों, सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, यहां पर आते हैं मुद्दा के ऊपर। एक जमीन 2 रजिस्ट्री या केवाला, ये कैसे हुआ, एग्जाम्पल से समझिए। एक व्यक्ति है ए और इसे हम मान लेते हैं विक्रेता। ये क्या है, विक्रेता। एक व्यक्ति है बी और इसे हम मानते हैं क्रेता, यानी खरीदने वाला। ये हो गया खरीदने वाला और ये हो गया बेचने वाला। ए के पास कुछ प्रॉपर्टी है, मकान हो सकता है, जमीन हो सकता है, जो कुछ भी है। ठीक है, अब इस जमीन का रेट तय हुआ, एक फिक्स रेट। ठीक है, और ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट भी हो गया, यानी अगर रेट वगैरह तय हो जाता है ना कि ऐसे लेंगे वैसे लेंगे, जो भी चीज़ें हो, एक एग्रीमेंट छोटा सा बन जाता है। एक सादा पेपर पर भी कई बार बना दिया जाता है, या फिर स्टाम्प पेपर पर भी बनाया जाता है। 10 रुपया, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, जितना का आप निकलवा लें। ठीक है, उसी में जो है यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा जाएंगे, वही ये जमीन हम इतना में जो है सो तय किए हैं, इतना हम खरीदेंगे। ठीक है, और जितना एडवांस, अब बी जितना एडवांस देगा, 10%, 12% जितना भी देगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रहेंगी और टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा। अगर ए बदलेगा तो क्या होगा, बी बदलेगा तो क्या होगा, ठीक है, आदि आदि। ठीक है, चलिए खैर, ये सब के ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। तो एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब बताइए, अगर बी सोचेगा कि हम एग्रीमेंट करा के सो जाएं तो क्या ये इस जमीन का मालिक बन पाएगा? जीवन में नहीं बन पाएगा। सिंपल सा बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, केवल एग्रीमेंट करा लेने से आप मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इसका टाइटल जो है ट्रांसफर नहीं हो जाता है। सिंपल सी बात है, यह एक समझौता हुआ है भाई, दोनों के बीच में एक करार हुआ है। अब उस करार को अगर कोई ब्रेक करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन आप ये जो है बी केवल एग्रीमेंट से इसका मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है। तो चलिए खैर, तो इसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है? इसके लिए रूल ये है कि जो भी जमीन को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसका रजिस्ट्री करानी पड़ती है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के। ठीक है, तो ए जो है यहां पर ए से जमीन का जो टाइटल है वो देखिए कैसे ट्रांसफर होगा बी तक। पहले कराना पड़ेगा उसे रजिस्ट्री, यानी कि केवाला कराना होगा। जब वो केवाला करा लेगा, देखिए यहां पर लिख भी देते हैं केवाला, या फिर इसको रजिस्ट्री भी आप कह सकते हैं। ठीक है, केवाला के बाद एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं दाखिल खारिज। दाखिल खारिज, जिसको म्यूटेशन भी कहा जाता है। उसके बाद जो है पूर्णतः इस जमीन का जो टाइटल है, जो मालिकाना हक है, बी को ट्रांसफर हो जाता है। अगर रजिस्ट्री भी हो गया, म्यूटेशन भी हो गया, तो बी जो है मालिक बन गया इस जमीन का। सिंपल सी बात है। बीच में कई बार जो है एग्रीमेंट नहीं कराया जाता है, डायरेक्ट जो है रजिस्ट्री कराया जाता है। एक ही बार जो है बी पैसा दे दिया, ठीक है, और एक ही बार रजिस्ट्री करा लिया, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम लेना है, आप एग्रीमेंट करा के सोचते हैं कि भाई जमीन वो ठीक ठाक है कि नहीं, वहाँ आप काम वगैरह करा करके देखते हैं कि भाई अगल बगल का आदमी एलिगेशन करता है कि नहीं, वो खैर अलग बातें हैं। ठीक है, एग्रीमेंट हालांकि होना चाहिए, उसके बाद ही रजिस्ट्री होना चाहिए। चलिए खैर, अब दोस्तों एक ही जमीन 2 बार कैसे बिक जाता है? अब देखिए कैसे बिकता है, इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अब यहां पर देखिए बी को जमीन खरीदना है। ठीक है, अब गया खरीदने के लिए, एग्रीमेंट किया। अब एग्रीमेंट करके सो जाएगा तो मालिक तो नहीं बन पाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वो रजिस्ट्री जमीन को करा लेता है, रजिस्ट्री कराने का मतलब है कि जो भी जमीन को खरीदा या बेचा जा रहा है भाई, उसका टैक्स सरकार लेती है लगभग 4 से 12% तक। यानी कि अगर आप 1 लाख का जमीन ले रहे हैं तो 8-10 हज़ार के आसपास जो है आपको खर्च पड़ जाता है। 10 हज़ार, 12 हज़ार भी पड़ सकता है, वो हर स्टेट का अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि ये भूमि जो है ये राज्य का विषय है, राज्य जो है अपने अनुसार कानून बनाती है। खैर, 10 लाख का जमीन रहेगा तो 1 लाख लग सकता है, 20 लाख का रहेगा 2 लाख लगेगा, उसी प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में आप समझिए कि 4 से 12% के आसपास लगता है।
कई बार जो है सरकार जो है महिलाओं के नाम पर जो है फ्री में रजिस्ट्री कराने का दावा करती है और करवाती भी है, तो खैर वो अलग चीज़ें है, वो ऑफर उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सरकार को बी के द्वारा जो है कुछ रेवेन्यू दे दिया जाएगा, कुछ टैक्स पैक कर दिया जाएगा कि भैया मैं ये जमीन खरीद रहा हूं, और उसके लिए एक दस्तावेज तैयार हो जाएगा, सारी चीजें इसमें दर्ज होगी, पूरा विक्रेता का पूरा डेटा रहेगा, क्रेता का डेटा रहेगा, जमीन का पूरा विवरण रहेगा, क्लियर, कितना में खरीदा जा रहा है, नहीं खरीदा जा रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें रहेंगी, गवाह वगैरह सारा चीज इसमें रहेगा। और ये चीज जब आप खरीदेंगे ना तो सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ भी जाता है कि बी ने इस जमीन को खरीदा है, क्योंकि भाई बी सरकार को टैक्स भी दिया है। सबसे बड़ी चीज वो है, सरकार आपसे चाहेगी क्या, टैक्स केवल चाहती है। ठीक है, आप टैक्स दिए तो सरकार आपके ऊपर काम करेगी, टैक्स नहीं दे रहे हैं तो क्यों काम करेगी, क्योंकि उसी से उसका गुजारा जाना है, उसी से उसको चुनाव लड़ना है, आदि आदि। चलिए खैर, तो यहां पर दोस्तों अगर केवाला हो गया, अब केवाला को ही मेन पेपर माना जाता है, ये आप कह सकते हैं। और अगर बी सोचेगा कि भाई केवाला हम करा ही लिए हैं, सरकारी दस्तावेज में चढ़ ही गया है, ये मेन पेपर जो है मेरा तैयार हो ही गया है, अब इतना ही करा के हम छोड़ देते हैं, हम जो है दाखिल खारिज नहीं कराएंगे, बस डायरेक्ट ये केवाला कराएंगे और बन जाएंगे हम क्रेता, यानी मालिक बन जाएंगे सिंपली इस जमीन का। क्या जरूरत है दुनियादारी करने से। ठीक है, यानी कि इसके पास जो है बी के पास केवल केवाला मौजूद है। ठीक है, अब एक प्रोसेस और होता है इसके बाद, दाखिल खारिज, जो आपके अंचल में होता है, यानी कि जिसने जमीन खरीदा है उसके रजिस्टर 2 में जमाबंदी में जो जमीन होगा ना, वहां से उतना घटा करके इसके नाम से चढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं दाखिल खारिज। दाखिल का मतलब दखल करना, यानी इसका नाम वहां पर दखल किया जाएगा और जितना जमीन ये बेचा है वहां से खारिज किया जाएगा, हटाया जाएगा। ठीक है, तो वही है दाखिल खारिज। तो ये अंचल में नहीं हुआ है, और जब तक ये प्रक्रिया नहीं होगा तब तक ये जो विक्रेता जो है वो जमीन का टैक्स देते रहेगा, क्योंकि आप टैक्स जो है अंचल में ही देते हैं, अंचल के माध्यम से ही आप पे करते हैं। तो भाई चूंकि यहां पर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो जो एक का जमीन है वो तो वहां पर उसी के उसी तरह पड़ा हुआ है, तो टैक्स तो अभी भी यही पे कर रहा है। ये दाखिल खारिज जो है बी नहीं कराया, केवाला करा के छोड़ दिया, 5-10 साल सो गया। ठीक है, दाखिल खारिज नहीं कराया, बस इतना आप समझिए। ये है थोड़ा चालाक है, थोड़ा घटिया किस्म का आदमी। अब वो किया क्या, वो सोच रहा है कि भाई ये तो केवाला करके छोड़ दिया, दाखिल खारिज नहीं कराया है, मेरा ही नाम से तो रसीद वगैरह अभी भी कट रहा है, एक काम करते हैं इस जमीन को एक बार और किसी के पास बेच देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो है किसी थर्ड पर्सन से बात करता है, मान के चले वो व्यक्ति है सी, इससे बात हुई और इसके पास ये बेच दिया। बेचने के बाद अब देखिए, चूंकि रजिस्ट्री हुआ है रजिस्ट्रार ऑफिस में, अब क्या हो, सिंपली रजिस्ट्री जो है ना, अभी कभी ऐसा नियम कानून है कि भाई पहले अगर बी के नाम से रजिस्ट्री हुआ है तो सी के नाम से नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी ढीलापन है रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो क्या होता है, रजिस्ट्री हो जाता है। यानी ये जो विक्रेता है ना, रजिस्ट्री फिर से कर दिया सी को, इसीलिए किया क्योंकि भाई अंचल में उसके नाम से अभी भी जमीन चढ़ा हुआ है, इसके नाम से अभी भी जमीन अंचल में चढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एलपीसी वगैरह जो है ना, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट वगैरह बन जाएगा और उसके आधार पर रजिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो सी के पास भी यहां पर जो है रजिस्ट्री कॉपी आ गया, यानी यहां पर जो है भाई दो क्रेता हो गए। इसको मान लीजिए क्रेता 1 और इसको मान लीजिए क्रेता 2। अब हो गया समस्या, लेकिन ये लिया है पहले, ये लिया है बाद में, इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। लेकिन ये वाला जो क्रेता है ना, बहुत चालाक है, बोलता है नहीं केवल हम रजिस्ट्री करा के नहीं छोड़ेंगे, हम म्यूटेशन भी करा लेंगे। तो कई क्रेता जो है अब बाद में लेते हुए भी जो है तुरंत म्यूटेशन करा लेता है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर चीजें हुई। ठीक है, अब मान के चलिए म्यूटेशन भी करा लेता है, अब इसके पास तो पेपर एकदम ठोस हो गए, रजिस्ट्री केवाला भी हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया। ठीक है, अब ये जा रहा है बेचारा घर बनाने उसी जमीन पर, इस जमीन पर जो जमीन को खरीदा है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, बी को पता चला कि ये तो हम खरीदे हैं पहले। सी बोला नहीं हम खरीदे हैं, हम तो देखिए सारा पेपर, वो भी दिखा रहे हैं सारा पेपर। अब हो गया समस्या, कॉन्ट्राडिक्शन। अब कैसे क्या होगा, तो एक जमीन दो केवाला, दो रजिस्ट्री, हो सकता है कि एक आधा और भी रजिस्ट्री हो जाए। अगर म्यूटेशन दाखिल खारिज अगर ये सी नहीं कराएगा तो फिर एक बार और हो सकता है, डी के पास जमीन बेचा जाए, एक बार और हो सकता है। तो इस तरह से चीजें हो जाती है।
अब यहां पर मामला फंस गया है तो ये सुलझेगा कैसे, समस्या ये है। तो मैं आपको जनरल तरीका बताता हूं, ठीक है, जनरल, ये कानूनी सलाह आप नहीं मानिएगा, सिंपल सा बात मैं बता रहा हूं। यानी जो मैं कहूंगा उसके आधार पर आप कहीं पर जो है दावा नहीं कर सकते कि ये है, ठीक है। हाँ, जनरल तरीका बताऊंगा कि ये होता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बाकी बात नियम कानून चेंज होते हैं वो अलग चीजें, वो आप अपडेट कर लीजिएगा खुद को, ठीक है। तो दोस्तों नियम तो ये कहता है, कानून ये कहता है कि भाई जो पहले रजिस्ट्री कराया है उसी का जमीन होना चाहिए, उसी का जमीन होना चाहिए। पहले तो बी कराया है, बी का ही जमीन होना चाहिए। लेकिन चूंकि सी जो है रजिस्ट्री और ये दोनों करा चुका है, अब ये कैसे होगा? तो बी को क्या करना चाहिए, अंचलाधिकारी के पास या जो भी संबंधित पदाधिकारी हो उसके पास आवेदन देना चाहिए कि इस दाखिल खारिज को निरस्त किया जाए, क्योंकि मैंने पहले ही रजिस्ट्री करा ली है इस जमीन का, सी बाद में लिया है और वो रजिस्ट्री करा लिया है, मेरे साथ धोखा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, आप एक लिखित आवेदन दें अंचल में। वहां भी अगर आपका मामला नहीं सुलझता है तो आप चले जाएं, यानी ये बी चला जाएगा LRDC के पास, यानी लैंड रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास, ठीक है। और वहां जाकर के आप आवेदन देगा या जो भी प्रक्रिया होगा उसको फॉलो करेगा। वहां भी अगर मामला नहीं सुलझता, हालांकि सुलझ जाता है बहुत मामलों में, जो ब्लॉक स्तर पर ही सुलझ जाता है। अब ब्लॉक स्तर पर नहीं सुलझा, ये पैसा वगैरह दे दिया, ब्लॉक में आपको फंसा रहा है, ज़्यादा उलझा रहा है, तो आप जाएंगे ऊपर, ठीक है, क्योंकि ऊपर में ज़्यादा आदमी पहुँच नहीं रहता है। जैसे जैसे मामला जो है आपका फंसता हुआ नजर आएगा, नहीं सॉल्व होगा, तो आप ऊपर जाते चलेंगे ताकि जो है पहुँच से हम दूर होते जाएँ। तो वहाँ जाएगा, अगर वहाँ भी DC ऑफिस में भी काम नहीं बना तो केस करेगा, कोर्ट केस करेगा। अब कोर्ट तय करेगा कि ये जमीन बी को होगा या फिर सी को होगा, लेकिन अधिकतर मामलों में जो है यहाँ पर जमीन बी को ही मिलने वाला है। अगर केवल दोनों के पास, बी और सी के पास केवल केवाला है, केवल रजिस्ट्री कॉपी है, तो ऐसे कंडीशन में तो भाई बी को ही जमीन मिलेगा, किसी को नहीं मिलने वाला। लेकिन चूंकि दाखिल खारिज चूंकि सी करा लिया, तो ऐसे मामला में कोर्ट जो है अपना संज्ञान लेकर के अपना फैसला सुनाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब रह गई बात कि भाई ये दो आदमी फंस गए तो इस तरह से हो गया। चलिए बी के पक्ष में फैसला वहां पर जा रहा है, ठीक है, बी के पक्ष में फैसला जा रहा है, चला गया। अब सी तो बर्बाद ना हो गया भाई। अगर ये जमीन पहले से बिका हुआ था, बी खरीदा हुआ था, हालांकि देखिए केवाला भी ये मजबूत पेपर है भाई, केवल केवाला करा के भी अब छोड़ दिए हैं, तो आप मत समझिए कि नहीं हम ये हैं, ठीक है, मतलब हम गलत हैं, आप सही हैं, केवाला कराए हैं ना जी, ठीक है। यही मालिकाना हक प्राप्त करता है। और ये चीज़ जो है टैक्स देने के लिए आपको जो है ये करता है, छंटनी करता है कि आप इतना टैक्स देंगे हमें, क्लियर। तो मतलब ये मजबूत पेपर हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद ये एक प्रक्रिया हुआ, इससे गुजरेंगे तो फिर आप पूर्णतः मालिक बन जाते हैं। अब सी क्या करेगा भाई? अब सी और बी में तो कोई दुश्मनी है नहीं, बी तो बेचा सी के पास है ही नहीं, ये तो पहले खरीदा है बेचारा, इसका क्या गलती? गलती तो है इसका। अब सी जो है FIR कर सकता है, ये भी जो है जिस प्रक्रिया से ये गुजरेगा, सी भी इसी प्रक्रिया से गुजरेगा। ये भी आवेदन देगा अंचल में, LRDC के पास देगा, या फिर लास्ट में जब नहीं होगा तो कोर्ट में केस लड़ेगा, या फिर ये जो सी है इसके ऊपर FIR भी कर सकता है विक्रेता के ऊपर, क्योंकि भाई विक्रेता को पता तो होगा जरूर, क्योंकि ये बी के पास बेचा है, सब साइन किया होगा, गवाह होंगे, जो कुछ भी होंगे, इससे पैसा लिया कैसे नहीं पता होगा। और ये जानते हुए ये जो है इसके पास धोखा घड़ी किया है, तो ये जो है सी विभिन्न धाराओं में जो है FIR दर्ज करवा सकता है। उसके आधार पर कोर्ट जो है फैसला सुनाएगी, ठीक है। जो भी सी पैसा दिया होगा, ठीक है, कोर्ट तय करेगी इतना देना होगा, इंटरेस्ट के साथ जो भी मामला हो सी के पक्ष में चला जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें सॉल्व होती है अधिकतर मामलों में। और मुझे उम्मीद है कि इतना अगर आप समझ गए हैं, इतना दूर तक अगर वीडियो देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने एकदम छांट करके चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें बच जाती है तो फिर आप सिविल वकील से कांटेक्ट करें। अब कहिएगा कौन सिविल वकील? जो आपका जिले में अच्छा वकील हो, अच्छा सिविल वकील हो। क्रिमिनल वकील को मत पकड़िएगा। कई बार आप कोर्ट जाइएगा और इस तरह का मामला है तो क्रिमिनल वकील के पास ले जाइएगा, वो भी केस आपका ले लेगा। भाई वो क्रिमिनलगिरी कर रहा है, क्रिमिनल वाला केस लड़ रहा है, ठीक है,
तो वो क्या सिविल वाला मामला जानने गया। तो जब भी आप जैसा मामला है वैसा वकील को पकड़िए, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई उसमें एक्सपीरियंस कुछ अलग लेवल का है। अब हड्डी का डॉक्टर है और वहाँ पर जो है आप पेट का इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, तो कहाँ से होगा। ठीक है, हो सकता है लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो है पूर्णतः कानूनी सलाह लेने के लिए आपको एक अच्छा सिविल वकील को पकड़ना चाहिए और वहाँ से लेना चाहिए, या फिर आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।